अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में दिन-ब-दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है। कहा ये जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि अगर बानी एहतजाज की कॉल देंगे तो इंतज़ार नहीं करेंगे और हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए सड़कों पर आ जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ ये दावा तो किया जा रहा है, लेकिन मुलाकात के लिए बहुत सारे जतन किए जा रहे हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुलाकात के लिए जो पार्टी रहनुमा आए थे, जिनमें साहबज़ादा हामिद रज़ा भी थे और असद कैसर भी थे, अहमद जो है वो बुच्चर साहब भी थे और उसके अलावा उमर अयूब और शिबली फराज भी मौजूद थे असद कैसर के हमरा। तो उन सारों को गिरफ्तार कर लिया गया, पुलिस की हिरासत में ले लिया गया, उसके बाद छोड़ भी दिया गया। तो ये भी एक मुल्क में जो है वो टीज़र और फ़िल्म जो भी इसको नाम दें, वो चलता रहा कि मुलाकात भी मुश्किल हो गई है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सबक सिखाने के लिए हुकूमत भी मुसलसल कोशिश और काविशें कर रही है। 190 मिलियन का जो केस है उसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि उसमें इमरान खान साहब फँसेंगे ही, और फिर वो ये भी स्टेटमेंट दे चुके हैं माज़ी में कि जब तक मुमकिन हो सका इमरान खान साहब को जेल में रखेंगे। और आईनी मामलात के बारे में भी हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आईनी बेंच तश्कील दिया है, इसकी हैसियत और इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर अभी भी शायद विद इन सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ हो रहे हैं और जो ऑपोज़िशन है वो भी इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठा रही है। बगैर वक़्त ज़ाया किए मैं अपने मेहमानों को दावत देती हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जॉइन किया है अहमद अवैस, हमें जीडीए से जॉइन किया है सायरा बानो साहिबा ने, बहुत दबंग बोलती हैं। इनके अलावा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब जो हैं वो जॉइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं सायरा साहिबा लेडीज़ फर्स्ट का इस्तेमाल करते हुए इस जुमले का आपसे आगाज़ करती हूँ। मुझे बताइए मुल्क में चल क्या रहा है? एक तरफ तो अली मीर गंडापुर साहब कहते हैं कि कॉल देंगे तो हम रुकेंगे नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत कहती है कि फिर आ जाएँ, हम भी आपको निबेड़ लेंगे, और फिर इन द मिडल ऑफ ऑल दैट जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पीटीआई के लिए है, वो इमरान खान के साथ मुलाकात है, वही नहीं हो पाती। गंडापुर साहब कह रहे हैं कॉल दे रहे हैं तो रुकेंगे नहीं। बचपन में कभी कोई ऐसी बात कह हुँ। देते थे तो हमारी नानी अम्मा कहती थी कि तुम्हें पता है ये 32 दांत दांत क्यों दिए हुए हैं? कहते खाने के लिए। फिर उन्होंने कहा खाने के लिए जुबान की हिफाजत के लिए दिए हुए हैं। बेवक्त मुंह ना खोला करो। हुँ। हमने बचपन में ऐसे सुना। बाकी एहतजाज की कॉल दी तो थी, बेचारे कारकुन निकले भी थे, वर्कर निकले भी थे, बट उनको चाय याद आ गई, शौहर याद आ गया। बहुत अच्छा वो एहतजाज था, डी चौक पे सब पहुंचे हुए थे। तो उनको किसने कहा कि एक जेम्स बॉन्ड का किरदार अदा करते हुए और आप ऐसे हो जाएं और फिर उसके बाद अगले दिन आप वहां से निकले। और फिर ये इस हुँ। किस्म की आप बातें पहले से कर देना कि हुकूमत के बयान आ रहे हैं, फिर इनके बयान आ रहे हैं, हम आएंगे तो हम रुकेंगे नहीं और सर पे कफन बांध कर निकलेंगे, ये सारी चीजें तो 1.5 साल से सुन रहे हैं। तो अब ये पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि इस मुल्क में समझ ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है। आप यकीन नहीं करें, बस सुनते होते थे कि अपने साये पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे वही सूरत हाल नजर आ रही है। हुँ। अब जो भी इस मुल्क में कोई बात होती है, ये जैसे आप पहले मुलाकातों पे पाबंदी, फिर उसके बाद ये, फिर आज ये गए एहतजाज की कॉल आनी थी और फिर ये इकट्ठे 5 को गिरफ्तार कर लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर वापस फिर 2-3 घंटे पर छोड़ दिया गया। तो मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे तो ये सारी सूरत नहीं समझ आ रही। मतलब अब मुझे नहीं पता ये स्क्रिप्ट हुँ। किसकी तरफ से, कौन अपनी फेस सेविंग चाह रहे हैं, ये राइट वाले चाह रहे हैं फेस सेविंग चाह रहे हैं, या ये सब कुछ करने हुँ। वाले फेस सेविंग चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ आ रही। सारी सूरत हाल में देखें कि पिछले 15-20 दिन से ना कोई महंगाई पे बात हुई, किसी और मुल्क में जो इश्यूज चल रहे थे उस पे बात ही नहीं हुई। सबसे पहले इन सब ये धरनों एहतजाजों की बात हुई, फिर उसके बाद हम अमेरिका के इलेक्शन में घुसे एग्ज़ैक्टली। हुए थे, फिर उसके बाद वो सारा कुछ हो गया। हुँ। फिर अब ये जो इतना बड़ा सानिया हुआ, जो कि बकौल हमारे पार्ट टाइम वजीर दाखिला के एक एसएचओ की मार थी। अब मुझे नहीं पता वो एसएचओ सिंघम वाला एसएचओ था या कौन सा एसएचओ जिससे जाके हुँ। दहशतगर्दी से निपट लेना था, वो सारा कुछ हुआ। फिर अभी मतलब एक अजीब सी सूरत हाल है। मुझे नहीं पता कि ये सभी एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, सभी बेनिफिशरी हैं, सबको चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में इनकलाब जो हम लोग हैं, जो हमारे पीर साहब वगैरह कहा करते थे कि टेबल टर्निंग होती है, इनकलाब नहीं होता। यहाँ पर टेबल टर्निंग को इनकलाब कहते हैं हुँ।
कि जिसकी तरफ टेबल वो होगी वो समझता है कि मैं इनकलाब लेकर आ गया। बाकी ये जिस किस्म की सूरत हाल है, ये कुछ भी कहना। और मुझे मैं आपको सच कहूँ, वो राइट वाले मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। किसी के बयानात हो, किसी के दबंग गुफ्तगू हो, सब कुछ अवाम ने देख लिया। भले वो 26वीं आईनी तरमीम हो, फिर उसके बाद वाला बिल हो, और उसके बाद में है कि ईद के मार साले, ईद के मार साले। एग्जैक्टली। और इसके बीच में सारा बानो साहिबा, हम गवर्नमेंट की तरफ देखते इसलिए हैं, मैं रजा हारून साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, ठीक है। वैसे तो हमें कुदरती आफात से भी रिलीफ नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी कोताहियां बड़ी ज्यादा हैं। लेकिन अब IMF का वफ्द आन पहुंचा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर के अंदर मिनी बजट, जिसके खिलाफ नून लीग काफी ज्यादा थी, वो लाया जाएगा। एनीवेज, लेकिन मैं उससे पहले आपसे रजा हारून साहब एक इस पे भी कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन ये मुझे बताएं कि कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है कि आप एक जमात को उनके सरबराह से, जो कि जेल में है, मिलने मिलने नहीं देते हैं, फिर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं, और फिर उनको कोई जलसा एहतजाज करने की भी उस तरीके से इजाजत, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको मांगा जा रहा था, वो नहीं मिलती है। क्या इससे आपकी जो अलायंस में है, अभी तो आप ज़ाहिर है गवर्नमेंट के साथ आप अलाय हैं, लेकिन उस गवर्नमेंट की कुर्सी बच सकती है, या आप लोगों की 5 साल ये चल सकती है स्टोरी? नहीं, आप अच्छे, ये कंसर्न ठीक है, लेकिन किस मुल्क में ऐसा होता है कि कैदी हो, किसी भी वजह से हो, और वो जो है उसकी पॉलिटिकल मुलाकातों का सिलसिला जो है ना खत्म होने वाला, जारी और सारी है रोज़ाना। ये कहाँ होता है? ये भी कहीं नहीं होता। इतनी सारी हुँ, मुलाकातें हो रही हैं, अगर एक दिन मुलाकात नहीं हो सकी, वो जो मुझे नहीं पता आज क्या हुआ। ये तो वो लीडरान जो अरेस्ट हुए, फिर पता नहीं अरेस्ट हुए कि डिटेन हुए, ये भी हमें खबरों से पता चलता है कि शायद मेरे ख्याल में डिटेन हुए थे, अरेस्ट हुँ, नहीं हुए थे, वरना रिहाई बगैर ज़मानत तो नहीं हो सकती ना। तो ये तो वो खुद ही आकर हुँ। बताएँगे क्या नहीं, वजह है, अब और यकीनन कोई ना कोई हुँ, ऐसी बात हुई होगी, जो कि वादों के खिलाफ होगी, कानून के खिलाफ होगी या प्रोसीजर के खिलाफ होगी। तो ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वो खुद ही आकर बताएँगे। लेकिन और कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि एक प्रिज़नर जो है वो बेवजह, हो सकता है वो गलत हो या ठीक हो, जेल में हो, और उनकी रोज़ाना, वो सियासी दफ्तर तो नहीं है ना उनका। अ, वो कोई सियासी हुँ, मतलब कोई उनका पार्टी का हेड ऑफिस तो नहीं है, बहरहाल एक जेल है, और उस जेल में मुलाकातों का एक तरीक़ेकार वजह है। तो रोज़ाना की मुलाकातें, ये सियासी पार्टी के अंदर कोई और लीडर है कि नहीं? क्या इतनी बड़ी लीडरशिप हुँ। रोज़ाना क्या पूछने नहीं, जाती है वहाँ? लेकिन लेकिन यहाँ ये भी ये तो हाँ, सोचे ना, पॉइंट ये ये है भी कि तो एक पहली तो बात बात है का कि सवाल ज़ाहिर है है। ना, ऐसा इससे पहले कब हुआ है? नवाज़ शरीफ साहब भी अरेस्ट हुए, असद ज़रदारी साहब भी अरेस्ट हुए, हुँ, मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा भी अरेस्ट हुई, नवाज़ शरीफ साहब अरेस्ट हुए, इतने कहाँ ऐसा होता था कि रोज़ाना मुलाकातें हो रही होती थी जेलों के अंदर या नैब के जिसमें, कहाँ हो रही? मुझे बताएँ कहाँ हो रही हुँ। थी इससे पहले? ये तो एक नई बात हो रही है ना कि ठीक, रोज़ाना, मैं फिर हामिद रज़ा साहब का क्या काम है? हाँ, हामिद रज़ा साहब क्या पीटीआई के मेंबर हैं? वो क्यों रोज़ाना मिलने चले जाते हैं? वो तो पार्टी रुकन नहीं, ये एक पिकनिक की सूरत-हाल हुँ, आपको नज़र नहीं आती? रोज़ाना मुशावरत करने जा रहे हैं, गैर ज़रूरी मुशावरत हो रही है, जेल को मज़ाक बना लिया है, फिर उसी के अंदर कोई ना कोई प्रोसीजरल खिलाफ-वर्ज़ी होती है, कोई सियासी सूरत-हाल क्रिएट होती है। आई डोंट नो क्या हुआ है? ये तो वो जो लीडरान थे वो खुद ही आकर आज हुँ। बताएँगे। ठीक है, लेकिन आपने फरमा दूसरा सवाल का पोर्शन भी छोड़ दिया है। जी, सायरा साहिबा कुछ कह रही हैं, कौन-सा? फिर मैं मतलब वैसे की तरफ जाती हूँ। वो दूसरा कौन-सा ऐसे सवाल है भाई कह पूछिए रहे ना? थे कि इस मुल्क में ऐसा नहीं होता। हुँ, हुँ। वो देखिए, इस मुल्क में पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट देखी तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट उठ के मुशावरत करने लंदन चली जाती थी नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ अरेस्ट तो साहब नहीं तो थे ना नवाज़ हुँ, कन्विक्टेड शरीफ? थे। हुँ। अरेस्ट तो वो 50 50 जेल में रुपए नहीं के थे ना काम सायरा पेपर पे, साहिबा। नहीं वो सही है, मैं कह रही हूँ 50 रुपए के काम पे तो वो करें तो ना। गए थे ना 4 हफ्ते की जमानत पर। और जिन्होंने जमानत दी थी, जो नैब हुँ, कि में सजा होनी थी, उस दिन उनको वजीर आजम बना दिया गया, शहबाज शरीफ साहब को। और उसके बाद उन्होंने 4 हफ्ते की हुँ, जमानत दी, 4 साल बाद वापसी हुई, अदालतें उठ के वहां पर चली गई। तो हम ये नहीं कह सकते कि किस मुल्क में ऐसा होता है। हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। हुँ। ये जो सब कुछ हो रहा है कुछ भी ठीक। तो हो कि जिस सकता है भाई, तरीके लेकिन से ठीक तो नहीं है ना। अगर वो ठीक नहीं था तो ये ठीक कैसे है? ये हुँ, मुझे बता दें आप। हाँ जी, आप देखिए मिसाल अब देते हो, मैंने सोचा तो मैं करें, ठीक है। ये नवाज़ नहीं कह शरीफ रही। साहब ज़मानत पर रिहा होके बाहर गए हुए थे। ये तो कह दिए जेल में, जेल की मुलाकात और लंदन की मुलाकात या घर की मुलाकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई मतलब एप्पल को ऑरेंजेस से मिलाने का क्या हुँ। फ़ायदा? एप्पल को एप्पल से मिलाएँ।
लेकिन लेकिन यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट ये मैं मतलब वैसा को भी इसमें शामिल है, गुफ्तगू करती है। मतलब वैसा आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। पहले तो मुझे पहले तो आप रज़ा जी। साहब का जो रज़ा हारून साहब का जो वो मौक़िफ़ है ना, उसकी उसके ऊपर कमेंट कर दें क्योंकि बता दें कि कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है रहनुमाई की, खान साहब की, तो आप बार-बार मुँह उठा के चले जाते हैं मुलाकात करने के लिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन भी साथ ले लें और ये है कि आप लोग जब स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इमरान खान की तरफ देखते हैं, तो उसके बाद फिर बाहर आकर आप लोगों की जो जिसे कहते हैं ना कि मूवमेंट है, कि आप एक ज़ाहिर है कि लॉ को भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि मूवमेंट्स में चीज़ें चलती हैं, वो भी नाकाम होती दिखाई देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी हमारे मोहतरम हैं, लेकिन जो फरमा रहे थे कि दुनिया में कहाँ होता है, दुनिया में अगर आप जाके देखें तो दुनिया में तो जेल के जो मैनुअल है ना, पाकिस्तान में भी हैं। जेल मैनुअल जो है पाकिस्तान में भी बना हुआ है और इमरान खान इस वक्त जो है कोई सज़ा नहीं काट रहे हैं। इमरान खान अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं। उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो जमानतें जो है किसी में धर लिया, किसी FIR में उनको भी शामिल कर लिया, क्योंकि जब उनको 3 केसेस के अंदर सज़ा हुई थी, तीनों में वो बरी हो चुके हैं। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल लीडर जो है अंडर ट्रायल हो, उसके साथ मशवरे करने के लिए उनको मौका दिया जाता है, लोग जाते हैं, मिलते हैं। ये सारी दुनिया में कौन कौन सा मुल्क आपको गिना दूं मैं, बल्कि वहां तो इस हद तक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ह्यूमन राइट की जो पाबंदी की जाती है, आप स्कैंडिनेविया में चले जाएं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, जहां पे ह्यूमन राइट्स की हैसियत है और अहमियत है, तो वहां आप जहाँ देखें कि किस तरीके से वो ट्रायल को उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। और अंडर ट्रायल प्रिजन को पर्टिकुलरली उसको तो तमाम मुराद जो हैं, जो एक ऑफिस होल्डर को होती थी, वो उससे मुतल्लिका जो जेल में जाने के बाद जो मुराद होती हैं वो सारी मिलती हैं, वो सारी इसको डिनाई की गई हैं इमरान खान को। तो और फिर आप देखें कि आप कहते हैं कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, इसकी क्या वजह है? फ्रस्ट्रेशन की वजह यह है कि एक इलेक्शन होते हैं, आप पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने देते, पार्टी तोड़ देते हैं, उसका सिंबल ले लेते हैं, उसके इलेक्शन का जवाब उस वक्त बना के उसको बिल्कुल अलग कर छोड़ते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस भारी तादाद में उनको वोट देते हैं और उनको लेके आते हैं। इसका मतलब है कि पार्टी का मैंडेट जो है वो सिर्फ पाकिस्तानी कौम का मैंडेट जो है वो इमरान खान के फेवर में था सबसे ज्यादा। अब उसको इस बात की सजा दी जा रही है। अभी जितनी गुफ्तगू हुई है, आपको इस गुफ्तगू से अंदाजा हो गया होगा कि हुकूमत जो है इस वक्त और एस्टेब्लिशमेंट ये इमरान फोबिया में मुब्तला है। ये किस तरह से खौफ है, उस खौफ के मारे हर वो हरकत कर रहे हैं जो जिसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। और ये अनफॉर्चुनेट है। ये मतलब है कि मैं ये कहें कि मैं PTI को ये बात कर रहा हूं, मैं एक लॉयर की हैसियत से, एक ह्यूमन राइट्स के मद्देनजर रखते हुए कि आप जो भी करेंगे, आप एक इंसान ने इतने 100 सालों के बाद, हजारों सालों के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो सिविलाइजेशन की एक इंतहा तक पहुंची है, तो कोई सिविलाइज बिहेवियर, कोई एटीट्यूड जो होना चाहिए। अभी आप बड़ी अच्छी बात की मोहतरमा ने, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो उसके मुतालिक आप बताइए कि नवाज शरीफ जो है ही वाज कॉन्विक्ट, इमरान इज नॉट कॉन्विक्ट। वो कॉन्विक्ट थे, वहां पे झूठा उनको बनाया गया, फिर एक भाई ने जमानत दी और उस जमानत के मुतालिक अदालत में इतनी कुव्वत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो कह सके कि तुम्हारी जमानत के बावजूद वो 4 साल से क्यों बाहर बैठे हुए। यहाँ पे मतलब ऐसा, हाँ जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट जाहिर है कि हम माजी की बहुत सारी चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर मैं हक बजाने में आपसे ये पूछने में कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी पंजाब में और फेडरल में, फिर भेजा क्यों था, किसके कहने पे भेजा था, बहुत सारे क्वेश्चंस, फिर वो जो बहुत सारे अनएड्रेस्ड क्वेश्चंस है ना, फिर वो निकल आते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो सायरा बानो साहिबा ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, वो शायद अटक गई हूँ मैं कहीं पे। उन्होंने कहा ये स्क्रिप्ट कहीं से आता है। ये जो स्क्रिप्ट है सायरा बानो साहिबा, ये जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, देने वाले हैं और फिर उस पे अमल करने वाले हैं, ये 5 साल के लिए स्क्रिप्ट चलेगा? क्योंकि वैसे तो हमारे मुल्क में 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए तो कम से कम स्क्रिप्ट नहीं चला। पहले मसला यही होता था कि 3 साल बाद एक नई कहानी आती थी और एक नए किरदार बदले जाते थे, तो फिर वो PM को, तो मैं तो कह रही हूँ कि पार्लियामेंट को ये कानून लाना चाहिए कि जो गवर्नमेंट आएगी वो 5 साल तक चलेगी। आप दूसरों की तो उम्र की हद बढ़ा रहे हैं, अपनी वो क्या कहते हैं हुकूमत की तो हद बढ़ा लें
कि 2 ढाई साल बाद किसी भी वज़ीर आज़म को आपने उससे पहले बेनज़ीर साहिबा, नवाज शरीफ, ये सबको चलता हुँ, कर दिया कि जो बात हुँ, सारा केस हुआ। तो देखिए ये नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, और अब तो इस हुकूमत ने तो बिल्कुल ही की तरह अपना अंगूठा काट के दे दिया। बल्कि एक लेवल ने तो अंगूठा दे दिया, इन्होंने हुँ, तो ठाकुर की तरह दोनों हाथ दे दिए अपने कि ये हाथ हमें दे दो ठाकुर। तो ठाकुर तो मना भी नहीं किया, ठाकुर ने अपने हाथ भी दे दिए और हुँ, हमारे लोगों के हाथ भी दे दिए कि लो साथ ये भी काट लो। और उसके हुँ, बाद जो बाकी तो कानून ठीक। साजी हो रही है कि किसी भी शक की बुनियाद पर किसी को भी 3 माह के लिए उठाया जा सकता है, हुँ, फिर उसको कोई दहशतगर्दी से जोड़ना। अरे भाई जो कुछ भी हो सारा सब हुँ, सब चीजों का ओपन ट्रायल होना चाहिए। यानी कि कल को आपको और मुझे को हम पे शक हो तो उठा दिया 3 माह का, हमारे घर वालों को नहीं पता। ये हुँ, सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। हुँ, मैं ऐसी ही बात कह रही हूँ कि भाई की तो पुरानी पार्टी थी। मैं तो खुद कराची में, हम यहाँ पे रहते हैं, मैं तो अपनी आंखों से जो लाशें देखी, अल्लाह माफ कर दे मुझे, तो हम तो ट्रॉमाज में चले गए थे कि वो वहां पर जो गुलिस्तान जौहर पे हुँ, आए दिन लाशें और बंदे गायब और ये और सारा कुछ। मेरे तो खुद ताल्लुक आगे उन मेरे तो मैं आपको क्या बताऊं कि आगे औरंगी टाउन और कटी पहाड़ी की तरफ के वहां पर मैंने कैसे जवानों को देखा है, हुँ, और उसके बाद उनकी लाशें और ये। तो जो पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम साथ है पीजे इस गवर्नमेंट में, क्या उनको वो सारी चीजें भूल गई हैं? इंसान तो नहीं भूलता जो अपने आप हुँ, पे गुजरी भी हो, और आपने तमाम चीजें वही कर दी जिससे ये सियासतदान गुजरे हैं। देखिए होता ये है कि ये ऊंट को अपने खैमे में घुसाते हैं, सर घुसाते हैं, और जिस वक्त ऊंट हुँ, इनके खैमे में आगे जाता है तो उसके बाद ये एक दूसरा गद्दी ऊंट ढूंढते हैं ताकि उसके कंधों पे सवार होकर अपना खैमा वापस लिया जा सके। और ये कहानी बस ऐसी चलती रहती यूं ही रहती है। वो ठीक। कहते हैं ना यानी यानी हम कि सर्कल्स में तो चल रहे हैं, लेकिन लेकिन पॉइंट ये है कि इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग मैं चाहूँगी कि इसमें ज़ाहिर है कि रज़ा हारून साहब को भी इन्वॉल्व कर लें, कि रज़ा हारून साहब इन द मिडल ऑफ कि हम स्मॉग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने किसी चीज़ में तरक्की की ना हो, इसमें तो कर ली है। हमारे मुल्क में हालात ये हैं कि हम अपने साथ वाले हमसाये को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पर आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। दहशतगर्दी के साथ हमारे जो हम जवानों ने जो बहुत ही हिम्मत हौसले के साथ जानें दी हैं, उसके बावजूद आज तक हम उस नासूर के साथ जो है, वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ख़त्म कर दें, निबड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम एक आईएमएफ की भी जो तलवार और शर्तें हैं, उसको भी फेस कर रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट चले आप लोगों ने तो इस पे आईनी ओहदे लिए हैं, आप लोगों ने तो उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि अवाम को तो आप लोग जब पीडीएम की गवर्नमेंट में आए थे, तो आप लोगों ने कहा था रिलीफ के लिए आए हैं क्योंकि अवाम परेशान हो गए हैं। उसके बाद जो हाल हुआ वो भी हमने देखा। अभी जो गवर्नमेंट दावा कर रही है कि सिंगल डिजिट पे आ गई है महँगाई और वो हम देख भी रहे हैं। लेकिन इमरान खान को साइड पे रख के मुझे बता दें कि क्या आप समझते हैं कि जो आईएमएफ ने आपको टास्क दिया हुआ था, अब टैक्स कलेक्शन का वो पूरा नहीं हुआ। अब ये जो मिनी बजट की बातें आ रही हैं, ये ऑनेस्टली बताइएगा ये होना चाहिए क्योंकि कल को फिर आपने मुड़ के इनके पास ही जाना है वोट लेने के लिए, गरीबों के पास ही। अच्छा, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो आपके सवाल के 2 पहलू बनते हैं। एक तो जी जमहूरियत के हवाले से अवाम को सैटिस्फाई करना, अवाम को नारे देना, अवाम की हुँ, तवक्कुआत बढ़ाना, उन्हें उम्मीद देना, ये सियासतदानों का, हुकूमतों का काम होता है कि वो उनको एक अच्छे फ्यूचर की बात। एक होती है रियासतों की डीलिंग मैनेजमेंट। लुक, आईएमएफ जो है ना वो लेंडर है। आईएमएफ आपका दोस्त नहीं है। आईएमएफ का खैर-ख्वाह नहीं है। आईएमएफ एक इदारा है जो ममालिक को पैसे देता है डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, उनकी मईशत बेहतरी करने के लिए। अब जो जो इदारा आपको पैसे देता है ना, उसकी कुछ शराइत होती है, या तो आपके पास कोई और ज़रिया हो, आप उनसे पैसे मत लें, आप 6-7 बिलियन डॉलर कहीं और से कर लें, आपको आईएमएफ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है हुँ, कि आईएमएफ से पैसे लेने के बाद वो जो शराइत आपको देता है, वो बेसिकली आपके अपने निज़ाम की बेहतरी के लिए होती है। मतलब टैक्स कलेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है ना। अच्छा, उसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि आप हुँ, सैलरीड क्लास पे ही बोझ डालते चले जाएँ। उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपने टैक्स के निज़ाम को आप बेहतर करें, रिटेल सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, एक्सपोर्ट के अंदर आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपने टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर नहीं बनाया और अपने वोटर्स सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए आपने वो हुँ, बोझ भी सारा उठा के सैलरीड क्लास पर डाल दिया है।
तो अगर आईएमएफ आपको आके ये कहता हुँ, है, तो वो तो आप अपना निज़ाम बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। तो आईएमएफ से तो आपकी डीलिंग लेंडर और बोरोवर की है। आईएमएफ जो आपको बात कर रहा है, हुँ, वो तो आप एक लेंडर की बात को समझें, आपकी ज़रूरत है, आप डिफ़ॉल्ट से बाहर आए हैं अभी। अभी तो सारे लोग मिल-जुल कर हुँ, आईएमएफ को खत लिख रहे थे, कांग्रेस से लेटर्स निकाल रहे हैं, सेनेट पहुँच रहे हैं, मुज़ाहरे कर रहे हैं मुल्क से बाहर, वो टेलीफ़ोन करके बोल रहा है कि इस तरह करो, आईएमएफ को रोको, आईएमएफ पाकिस्तान को हुँ, लोन ना दे। जब ठीक। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, फिर हुँ, श्रीलंका से बदतर हालात की पेशेंगोइयाँ हाँ, की हाँ, जा रही थी। आप उससे बाहर आए, आप हाँ, उससे हाँ, थोड़ा आगे आ गए। अब मईशत की बेहतरी के लिए 3 चीज़ें ठीक। इम्पोर्टेंट होती हैं। ये एक होता है आपका हुँ, कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। ये आईएमएफ के लोन से मईशत ठीक। बेहतर नहीं होती, मईशत स्टेबल होती है। आपको फिर उसके बाद दीगर जो हुँ, इदारे हैं, दुनिया भर के मनी लेंडर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी को हुँ, सामने रख के कि आप आईएमएफ से कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आपसे वो सही, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आपको लोन देते हैं। आपको ज़रूरत है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ठीक, की, आपको ज़रूरत है अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर बनाने ठीक। की, आपको ज़रूरत है अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाने की, आपको ज़रूरत मैं है कि मैं आपका मैं किसी मैं मुल्क सारी का बातों से क्रेडिट एग्री इंडेक्स करती है। हूँ। मुझे मुझे इजाज़त दीजिएगा क्योंकि क्योंकि मुझे भी एक ज़रूरत है, वो है ब्रेक लेने की। आपकी बातें थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुल्क की तारीख में हम कर्ज़ा लेते हैं, यही कहते कहते हुए कि हम अपनी मईशत को इस कर्ज़े पे खड़ा करेंगे, कर्ज़ा भी वापस करेंगे, मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़द भी करेंगे। लेकिन जो होता है वो आप आपके सामने है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले रज़ा हारून साहब कह रहे थे कि आईएमएफ जो है वो उससे आप कर्ज़ा लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कर्ज़ा लेते हैं और फिर हुकूमतें जो हैं उस कर्ज़े से कोशिश करती हैं कि पैसा जनरेट करें और फिर वो कर्ज़ा भी वापस करें और पाँव पे खड़े भी हों, जीडीपी भी बेहतर करें, लोगों के लिए रोज़गार भी जो है वो पैदा करें, उसके मौके भी पैदा करें। लेकिन अहमद अवैस साहब, आपके जो जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उस पे ये इल्ज़ाम लगता है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो आईएमएफ को खत लिख देते हैं। वो जाके फॉर्म्स हायर कर लेते हैं अमेरिका में और फिर मुल्क के अंदर जब भी कोई इम्पोर्टेंट इशू होता है, आप लोग एहतजाज की कॉल दे देते हैं। अब ये जो आप लोग एहतजाज प्लान कर रहे हैं, यानी अभी जो अभी की बात कर रही हैं, ये भी होता हुआ ख़ास दिखाई नहीं दे रहा। फिर ऊपर से जो कमेंट्स अलीमीन गंडापुर साहब के हैं, वो थोड़ा-सा गौर से सुनिएगा कि वो कहते हैं कि हम आ जाएँगे, अडयाला से निकाल के ले जाएँगे। ये कैसे होता है कि आप एक सूबे को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, कोई मूवी तो चल नहीं रही है जिसमें आप एक से एक बढ़ के डायलॉग्स बोलें ताकि शायकीन जो है वाह-वाह करें। तो क्या थोड़ी-सी सैनिटी नहीं होनी चाहिए? मैं पहली बात तो ये कि मैं वाह-वाह करने के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा। दूसरी बात यह है कि रज़ा हारून हुँ, को थोड़ी-सी मैं बताऊँगा, ये आईएमएफ के मुतालिक जो उन्होंने बात की ना कि वो तो हेल्प कर रहे हैं, वो फलाँ कर रहे हैं, उनकी तारीख़ थोड़ी-सी बताऊँगा, बड़ी मुख्तसर, कि ये आईएमएफ जो है ना, ये हुँ, अमेरिका जिसको कहता है कि इसको दे दो, वो उसको देते हैं। अमेरिका जिसको कहेगा कि इसको तुम मॉरेटोरियम दे दो, ये उसको मॉरेटोरियम दे देंगे। इसको माफ़ कर दो, उसको माफ़ कर देंगे। बात यह है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुँ, हुई थी तो उस वक्त ये वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है उस वक्त बनाए गए थे एज ए मल्टीनेशनल कंपनी, थर्ड वर्ल्ड की इकोनॉमीज को कंट्रोल करने के लिए और उनकी सॉवरेनिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जंग स्पेस के ऊपर हुई थी। हुँ, उन्होंने कहा जंग बड़ा एक्सपेंसिव एक्सरसाइज है, आइंदा जंग नहीं लड़ी जाएगी और हम ये काम करेंगे, इस तरह से इनको कंट्रोल करके रखेंगे जो जो जंग से करते हैं नौ आबादियाती निज़ाम में जो होता था, और इस तरह से हम वो काम करेंगे जो जंग से होता था। और ये आईएमएफ इसलिए बनाए गए थे। अब आईएमएफ जो है वो आपको जो ऑक्सीजन टेंट में तो जाके बैठा देती है कि आप जिंदा रहें, हुँ, बाकी तो आपके अंदर जोर बल जोर जो है, आपकी ताकत अपनी जो है, आपकी जुस्तजू, आपको बढ़ने की कुव्वत, आपका निज़ाम, आपका हुँ, सिस्टम जो है वो आपको लेके ऊपर उठाना होता है अपने। अब यहाँ पे एक बात जो है बड़ी ज़रूरी है, जो अभी किसी ने जिक्र नहीं हुई, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं रज़ा हारून को इसलिए ये बात कहूँगा कि आपकी जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, वो सबसे ज़्यादा गरीबों का ख्याल करती रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुँ, देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में बिलो पावर्टी लाइन जो लोग हैं ना, उनकी तादाद 55% से तजावज़ कर गई है और उनकी जिंदगी जो है एग्ज़ैक्टली। वो जानवरों से बढ़ के जिंदगी है। मैं मेरे पर आपको बताऊंगा तो वक्त आपका और हुँ, ज़ाया हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन ये हकीकत है। नहीं, नहीं, हम लेकिन सबको किसी पता ने, है। आप देखिए, बजट से लेके आज तक और अभी दोबारा से मैंने बजट का आपने जिक्र कर दिया, किसी ने हाँ, उस 12 करोड़ आदमियों के मुतल्लिक कोई जिक्र किया कि वो भी इंसान हैं, उनके बच्चे भी उसी तरह से जज्बात रखते हैं, उनके वालदैन अपने बच्चों के लिए भी वही जज्बात रखते हैं जो हम लोग रखते हैं।
लेकिन किसी को ख्याल नहीं है। हुकूमतें बन जाती हैं, ये आपस में स्टेक होल्डर बन जाते हैं, असल स्टेक होल्डर कौन है कोई नहीं जानता, हम उनका ख्याल भी नहीं करते। लेकिन ये प्रॉब्लम है हमारी अहमद अवैस बहुत बड़ी। साहब, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट रही है, असल स्टेक होल्डर कौन है ये तो खैर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से पता ही होगा। ऐसी बात तो नहीं है कि गवर्नमेंट में रहे। तो खान साहब भी या अपने दौरे या हुकूमत में कहते रहते थे कि एमनेस्टी नहीं दूंगा, फिर एमनेस्टी देनी पड़ जाती थी उनको भी। तो पॉइंट ये है कि हमारी गवर्नमेंट्स, माय क्वेश्चन इज रिगार्डलेस ऑफ दिस कि आप कौन सी पार्टी से हैं, इस वक्त सिर्फ सवाल ये है कि इस चीज से निकला कैसे जा सकता है, क्योंकि हम सिंगल डिजिट पे लाने के देखिए, बावजूद भी महंगाई को आम आदमी को ऊपर नहीं देखिए ला मैं आपको सकते। बताऊं, नहीं कर सके, नहीं ला सके। इसकी वजह यह है कि देखिए, जब नुमाइंदा हुकूमत हो और सिंसियर हार्ट से वो उसके अंदर जो एक हसास दिल हो कि आवाम के मामलात को हल करना है और वो नुमाइंदगी का हक अदा करना है, यहाँ पे वो दोनों चीजें मिसिंग हैं इस वक्त हुकूमत के अंदर, क्योंकि वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, उनके अंदर वो सेंसिटिव हार्ट भी नहीं है, उनको अपनी सर्वाइवल का ख्याल है ठीक। और वो हरकत कर रहे हैं जिससे उनके सर्वाइवल हो सके। आपने देख लिया ये किस तरह से अमेंडमेंट आई हैं, कभी दुनिया की तारीख में ऐसी अमेंडमेंट आई है, कभी दुनिया की तारीख में आपने जुडिशरी का स्ट्रक्चर जो बुनियाद है हमारे आइन की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, उसको आपने बदल के डायरेक्ट अंडर द थंब ऑफ द गवर्नमेंट कर दिया। तो क्या वो जुडिशरी रहेगी, क्या वो काम करेगी? और बजाय फिर नीम खामोशी के या नीम रजामंदी के फिर मुकम्मल मुखालिफत भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को उस तरीके से करनी चाहिए थी ना। मैं सारा बानो साहिबा को उसके तो इसमें इन्वॉल्व मुखालफत की करती है हूँ। सारा उन्होंने, साहिबा वहां तो और देखे ना, वो नंबर गेम थी, वहां तो मुखालफत की, उन्होंने कहा हम नहीं पार्टिसिपेट करते, मुखालफत की वहां पर। सवाल ये है कि जब आप देखिए, आप बताइए, जब अदालतों से आपको कोई रिलीफ जो है, मैं बात कर रहा हूँ जो लोअर कोर्ट्स हैं जहां पे दबा के उनसे हर काम करवा रही है, और मैं उसकी मिसाल भी आपको दे देता हूँ कि एक तरफ 1.5 साल हो गया 9 मई के वाकयात के, अभी तक ट्रायल की सजा नहीं हुई। ठीक है, इसको होल्ड कीजिएगा इस पॉइंट को, क्योंकि मैं एक्चुअली इसी पॉइंट पे आना चाहती हूँ, लीगल पॉइंट पे। लेकिन उससे पहले सारा बानो साहिबा से भी बात कर लेते हैं। सारा बानो साहिबा, ये जो हमारे मुल्क में महंगाई खत्म करने के लिए आते हैं और फिर महंगाई बढ़ा के चले जाते हैं, अभी जैसे रजा हारून साहब ने इसकी बड़ी तफसील से बात की। अव्वल तो वैसे IMF क्या होता है, क्यों होता है, करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो सब बच्चे को पता है कि IMF क्यों होता है, क्या करता है, क्या तबाही करता है, क्या बेहतरी करता है। लेकिन IMF के पास हम चले गए हैं, क्या हमें ये मालूम नहीं था कि हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम सारे टारगेट्स मीट कर सकेंगे, या हम आवाम को बेवकूफ बनाते रहे कि इस बजट के बाद हम दूसरा कोई मिनी बजट नहीं लेकर आएंगे और सिंगल डिजिट पे लाने के बाद हम महंगाई का असर भी दिखाएंगे? कहाँ फेलियर हो गया? नहीं जी, सब मिलके हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। उससे पहले ऐसी थोड़ी बात, जमहूरियत मैंने अल्फाज सुना था, जमहूरियत खत्म हो चुकी, अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं कि बच्चे जमहूरे बैठ गए, बच्चे जमहूरे आईनी तरमीम पास करवाओ, बच्चे रातों को जाग के आईनी तरमीम पास करवाते हैं, बच्चे जमहूरे ये कर लो। तो जमहूरियत नहीं है यहाँ पर, बच्चे जमहूरे हैं। बाकी IMF की आपने तकरीबन 1.5 साल पहले उनकी हेड का बयान सुना होगा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि ये टैक्स गरीबों पर लगाया। जहां पर इस IMF के लिए हम $1 अरब के लिए ये तड़प रहे हैं, वहां पर आपकी दुबई लीक्स आती हैं तो आप $12 अरब की डॉलर पाकिस्तानियों की जायदादें दुबई से निकल आती हैं और खुदा जाने कौन कौन से मुल्कों में। वहां पर जहां गरीब पिस रहा है, वहां पर औरंगजेब साहब जो नए पाकिस्तानी हमारे वजीर खजाना, उनको नेशनैलिटी मिली है, वो कहते हैं कि अगर ये टैक्स नहीं मिला तो फिर सनतकारों पे और तनख्वाहदार तबकों पे टैक्स बढ़ाया जाएगा। भाई कैसे बढ़ाए हम अपनी आमदन के जराए? आज उनका बयान था कि गैस को महंगा कर देना चाहिए ताकि अवाम बिजली इस्तेमाल करे। क्यों भाई? फर्टिलाइजर को आप लोगों ने गैस और गैस की सब्सिडी दी हुई है, वो क्यों नहीं वापस लेते? नंबर 3, अभी आपने एक वो क्या कहते हैं, देखा होगा कि जो जजेस की मराद बढ़ाई है कि 60,000 रुपए उनके घर का किराया से बढ़ाकर 3,60,000 कर दिया, और उनको कौन सा इंसाफ दे रहे हैं? 139 नंबर पे बैठे हुए, और यहाँ पर आपके और मेरा खून जोंकों की तरह पिछले 77 साल से चूस रहे हैं कि ये यहाँ पर आप मुझे बताएं, जहाँ पर एक गरीब एक एवरेज मेरे ख्याल में 20 या 25 हजार रुपए हमारे यहाँ है, वहां पर इनको लाखों की मराद, इनको प्लॉट, इनकी लाखों की 15-15 लाख की पेंशन। क्या IMF को ये नजर नहीं आता
ये बैठ के ये हमें बेवकूफ बनाएंगे कि ये हमें वो बोल रहे हैं कि जी नहीं, लेकिन IMF ने आप लेकिन लोगों सारा पे सारा आईएमएफ ने आपको याद होगा जब इस प्रोग्राम के लिए हम तगोदो कर रहे थे, इनिशियली यही कहा गया था कि आप अपने जो अखराजात हैं उसे कट डाउन करें। उसमें से आप लोग जी कट डाउन करके रिलीफ दें और इसका बोझ जो है वो गरीब अवाम पे मत डालें। ये आपने इस तरीके से इसको इकट्ठा करना है। अभी कोई लेकिन दोहा में हाँ, कॉन्फ्रेंस हो रही है 28 करोड़, जब यहाँ से जाते हैं आपने अपनी, मैं किसी पर्सनल बातों में नहीं आती, जाहिर है जिसके जो है वो अफोर्ड कर सकता है, मैं भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो मैं अफोर्ड, तो मैं चाहूंगी कि मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊं। बाकी ये कि आवाम को रिलीफ कोई नहीं, बिजली है तो वो अभी ये खबर चल रही है कि दिसंबर जनवरी में बिजली का बिल कम आएगा। अरे भाई वो तो वैसे ही कम आएगा, बिल्कुल। गैस बताए ना, गैस मैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रज़ा हारून साहब आई एम श्योर कि वो इसका जवाब देना चाहेंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है रज़ा हारून साहब कि हुकूमत जैसे ही मौसम बदलता है, पता नहीं मौसम के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। जैसे ही मौसम बदलता है, कोई एक चीज़ कम कर देते हैं, कोई एक चीज़ ज़्यादा कर देते हैं। अब हमें बता रहे हैं कि सर्दी में बिजली के बिल कम आएँगे। ज़ाहिर है लोगों ने लकड़ियाँ जलानी हैं, गैस तो होगी नहीं, तो बिजली के बिल तो कम ही आएँगे क्योंकि एसी, पंखे, कूलर बंद हो जाएँगे। फिर गर्मियों में हमारे पास हमें कहेंगे जी गैस के बिल कम आएँगे, तो फिर ज़ाहिर है कि गैस का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट मुझे ये बताएँ कि या समझाएँ हमें कि आप लोग इनके साथ चल तो रहे हैं, लेकिन क्या नून लीग वाक़ई ठीक तरीके से हैंडल कर रही है सिचुएशन को? मैं समझता हूँ कि एक बजट आ गया है, दूसरा बजट अगले अगले 5-6 महीने में आएगा। उस बजट तक आपको इनकी कार्रवाई देखनी पड़ेगी, इनकी कारस्तानी देखनी पड़ेगी, किस तरह लेके चलते हैं। पहला जो स्टेप था इकोनॉमी को वो स्टेबल करने का था। वो स्टेबिलिटी मेरे ख्याल में आईएमएफ से ही आई और आईएमएफ मैंने बताया ना, आईएमएफ को हम अपना दुश्मन समझ के देखते रहे, आप देखते रहे। आप जाते हैं, वो तो नहीं आता दरवाज़ा खटखटाता ना आपके पास कि मुझसे पैसे ले लो, लोन ले लो। कोई भी तारीख हो उनकी, अमेरिका, बरतानिया, जो भी आप उस पे साजिश करना चाहें। भाई आप जाते हैं, आपकी ज़रूरत होती है, वो आपकी ज़रूरत पूरी करता है, फिर साथ शर्तें ऐसे रखता है कि भाई उसको मेरा मेरा पैसा वापस चाहिए, जो मुझसे ले रहा हो। उसका तो सीधा-सीधा फ़ॉर्मूला हुँ, है ना, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है। एनर्जी की कॉस्ट सारी दुनिया में हुँ, महँगी है। हमारे पास हुँ। ज़्यादा महँगी इसलिए है कि लेकिन हमारे हुक्मरानों ने वो जो भी ना, पाकिस्तान में खित्ते में हमारे महँगी है। हुक्मरानों ने जो हुँ, बिजली के कारखाने लगवाए, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स आज हम भुगत रहे हैं, आप भुगत रहे हैं, मैं भुगत रहा हूँ। इतनी ज़्यादा कॉस्ट है एनर्जी की, बिजली की, कि वो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है बिज़नेस के लिए। इंडस्ट्रीज़ बंद इसलिए हो रही हैं कि आप मुकाबला नहीं कर पा रहे ये अपने रज़ा साहब नेबरिंग किसने कंट्रीज़ लगाए के थे साथ, अपने कारखाने? अंदर, आप प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ आपके आप मैं हाँ, सॉरी, जी, जी। तो ये आपके साथ वो ये अहमद प्रॉब्लम अवैध है ना, साहब पूछ रहे थे और दूसरी कि सबसे बड़ी बात क्या है ये किसने लगाए थे कारखाने? ये कारखाने बहुत अदवार में लगे हैं ना, पीटीआई के दौर में रिन्यूअल हुआ, उससे पहले ये मुस्लिम लीग के दौर में नहीं, लगे, पीटीआई फिर के दौर में नहीं पाकिस्तान लगे पीपल्स पार्टी के दौर में ये आज़ाद सारे हुआ। के सारे तो नवाज मायूसियों शरीफ से के और रिन्यू होने का शहबाज के टाइम दौर था, में फिर लगे हैं। रिन्यू करते हुए आप देख आपको एक लीजिए ज़माने में हुँ, 14-14, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। ये मुआहिदात जो 28 हुए और ये मुआहिदे इसलिए 28% होते हैं। इसमें शहबाज शरीफ का हिस्सा है इसके अंदर, उसके बेटे ने लगाई हुई है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है यार, 28%। रमेश साहब आप भी हुँ, ऐसी इतने सीनियर आदमी हैं, आप बैठकर ऐसे गए थे, भाई ये इंटरनेशनल कंपनी से आपके मुआहिदे हैं। शहबाज शरीफ साहब का अपना एक आध ठीक। प्लांट होगा, नहीं साहब, ठीक यहाँ है, उसको लोकल हैं आप, मान लीजिए मेरी, आप लोकल हैं आप मुझे आप बताएं ना इंटरनेशनल आप मुआहिदा तस्दीक कर होते लीजिए। कैसे हैं? आपकी जुडिशरी की मिसाल क्या है कि हुँ, रेकोडिक के मामले में आपका चीफ जस्टिस खामखा कूद गया। कितना बड़ा आपको उसका वो हुँ, नुकसान हुआ है मुल्क को। आपके यहाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं कि इकोनॉमी की तरफ जो है उस तरीके से ध्यान आपने नहीं दिया ना, अब आपको देने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बता दिया इकोनॉमी हुँ। बेहतर कैसे होती है, सिंपल फ़ॉर्मूलाज़ हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेस, ये अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएँ। इतने ये हाँ 3 जी, फ़ॉर्मूले हैं और कोई फ़ॉर्मूला नहीं इतने है। एक्सपोर्ट इतने आप बढ़ा नहीं सिंपल सकते क्योंकि आपकी एनर्जी की इतने कॉस्ट इतनी है। सिंपल आपने जिस आपका तरीके एक्सपोर्ट से बताया इंडस्ट्री जो है है रज़ा उसकी हारून साहब, प्रॉफिटेबल कर रही है। हाँ, इतनी सिंपलिसिटी के साथ आपने बताया है, मैं बीसीओ प्रोग्राम में कॉन चुकी हूँ। हम अब तो मुझे लगता है इटसेल्फ कि मैं भी कोई एक आधा सजेशन हुकूमत को दे सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है एक का कहा जा रहा है कि हुकूमत को सजेशन तो दे दें। रज़ा हारून साहब ने भी दिया, मैं भी दे देती हूँ, बाकी सायरा बानो साहिबा भी दे देंगी, अहमद अवैध साहब भी दे देंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम वहीं पर खड़े होते हैं द वेरी नेक्स्ट ईयर जब हम अपना पूरा कंपाइल कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो हमें लगता है ओहो हमारा तो खसारे में चला गया, और फिर उस खसारे का बोझ हम बेचारे उन गरीबों पे डालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में, डायरेक्ट टैक्स की सूरत में, कि जो बेचारे टैक्स भी दे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहे हैं, उनको मिल रहा है इन रिटर्न कुछ भी नहीं।
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, तो जो हमारी अदलिया का किरदार है और जो इस वक़्त आईनी बेंच बनने के बाद थोड़ी-सी सिचुएशन आगे-पीछे होती है तो chaotic लगना शुरू हो जाती है। इसकी वजह क्या है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आईनी बेंच की तश्कील ज़ाहिर है कि हो गई है। अहमद अवैस साहब, मैं आप पे आने से पहले सायरा बानो साहिबा से आगाज़ करना चाहूँगी। सायरा बानो साहिबा, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, उसके बाद वाले मामलात भी हो गए, लेकिन क्या आप समझती हैं कि वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी भी इंस्टीट्यूट में होना चाहिए, वो इस तरमीम के बाद रहेगा? और क्या ये आईनी बेंच कोई सूदमंद साबित हो सकता है हमारे मुल्क में सियासी केसेस को सही समत में लेके जाने के लिए, या जो दीगर केसेस हैं? नहीं जी, आज तक तो देखें आप, जितने भी केसेस बने किसी में किसी को सजा ही नहीं हुई। और मैं तो सोच रही हूँ कि इतने सालों से हम लोग ऐसे ही वो अपना कल्ला फाड़ रहे थे और जो सब कुछ देखा, सब कुछ मैनेज हो जाता है। बस इस पर एक मुझे किस्सा पता है कि वो एक बाबा जी के बेटे का जो मुकदमा है, वो 7 साल बाद जब मुकदमा सॉल्व हो गया तो उन्होंने जज को बोला जो कि अल्लाह तुम्हें थानेदार बनाए। तो उसने कहा क्यों? कह रहा है कि आज से 7 साल पहले थानेदार ने मुझे कहा था कि 5,000 का दे दो, मामला रफा दफा करवा देता हूँ। तो ये तो हाल है। तो मैं नहीं समझती बाकी ये कि जिस तरीके से मसवदे और ये ड्राफ्ट बने नामुकम्मल से, मैं तो अब मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी, मेरी मुलाकात हुई, कोई एमएलए थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मौलाना ने इस चीज को किया, हमें तो एक लफ्ज भी नहीं पता था इस मुसवदे का। मतलब मौलाना साहब ने वो कहा ना कि मैं मुसवदा पढ़ूंगा पहले, हमें तो पता ही नहीं था, बस कहा था कि आप लोगों ने हाँ करनी है। दूसरा, फिर आप बाकी साथियों के पास जाएंगे, मैं लास्ट में भूल गई, आप एक बात कर रही थी जो रजा भाई ने भी बोला कि IMF को खत लिखते हैं, ये भूल गए, गूगल कर ले। सबसे पहले बेनजीर साहिबा ने कहा था, उन्होंने नवाज शरीफ इस गवर्नमेंट को कि हम खत लिखेंगे कि ये इस गवर्नमेंट को यहाँ पर कर्जे नहीं देने। और मैं तो मुझसे पूछा था, मैं तो खुद खत लिखने के हक में थी, क्योंकि वो कर्जा फरवा आपने और मैंने देना है, उसको जिसकी मद में देना है वो हमने देना है। तो अब हम इनकी अयाशियों को इतनी दे सकते हैं ना कि ये दौरे करें और ब्यूरोक्रेसी को अरबों की वक्त की कमी है। सायरा बानो साहिबा, आपने बहुत ही जैसे कहते हैं समुद्र को कुएं में बंद कर दिया है। लेकिन मतलब ऐसा आप लोगों के जो बानी पाकिस्तान तरीके साहब इमरान खान साहब है, अभी भी उन पे बहुत सारे केसेस की तलवार लटक रही है। 9 मई को अपार्ट फ्रॉम दैट 190 मिलियन क्या बनेगा? देखिए, ये 9 बहरहाल वो अब केस चल रहा है। मैं पेंडिंग ट्रायल के मुतालिक क्या कह सकता हूँ, जज साहब ने कैसे फैसला करना है और कैसा सुनाना है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये पहले तीन केसेस के अंदर जो सजा हुई थी, तो आप जरा वो देख लिए कि फैसला किया गया एस्टेब्लिशमेंट का कि 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इनको सजा सुना देनी चाहिए, ताकि लोग जो हैं मुतनफर हो जाएं और कहें कि जी अब खत्म हो गई ये पार्टी। लिहाजा 3 केसेस के अंदर उन्होंने दिन रात उनको बिठा के जजिस को, अब आप जब जेल ट्रायल होता है तो जज जो होता है उसके ड्यूटी रोस्टर जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से जाता है कि इतने बजे सुबह अदालत लगेगी, इतने बजे बर्खास्त हो जाएगी। रात के 12-1 बजे वो किसकी हुक्म से जज बैठा हुआ था वहां पर? ये है इस बात का जवाब। पाकिस्तान में ये हो रहा है। ठीक। और वो तीनों जज साहबान ने दिन रात 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक उसको सजा उनको सुना दी, अगर वो बरी हो गए बाद में तीनों के केसेस के अंदर। तो मैं कह रहा हूं कि जब ये निजाम इस तरह से खराब हुआ होगा, आप कह रही थी ठीक कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। अगर मतलब वैसा वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी रजा हारून साहब को भी इसमें इन्वॉल्व कर ले, क्योंकि बिल्कुल वक्त कम है। रजा हारून साहब, योर टेक प्लीज। जी बताइए। ये सब ठीक कैसे होगा? ये सब ठीक होगा आइन पे अमल दरामद से। आइन पे अमल दरामद हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लोग जो हैं वो ये सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। डायलॉग करें, डायलॉग से बातचीत करें। देखिए, बहुत बुरे हालात होते हैं, बहुत बुरी दुश्मनियां तक हो जाती हैं सियासत में, लेकिन फिर भी आपको एट द एंड ऑफ द डे टेबल पे आके बैठना होता है, बात करनी होती है। अगर आप अवामी सियासत कर रहे हैं, अगर आप जाती सियासत कर रहे हैं, किसी की रिहाई की सियासत कर रहे हैं, मुकदमा खत्म करने की सियासत कर रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान अवाम की मुश्किलात की तरफ नहीं होता। तो आई वुड जस्ट से सिंपली, अगर एक पॉइंटर आपको चाहिए तो आइन पर दरामद हो, सियासी डायलॉग हो, सब लोग मिलकर बैठे, सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए इस मुल्क में, एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। और ये हमारे लीडरान कर सकते हैं, इन सब की कैपेसिटी, इंक्लूडिंग बानी तहरीक इंसाफ,
बहुत शुक्रिया अरुण साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, सायरा बानो साहब, मतलब ऐसा बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, कानून पे अमल दरामद बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं होता ये आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूँ, और जिन्होंने कराना है वो भी सोचें। कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।